स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलिए ठीक है। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ऑप्शनल। कुछ क्वेरीज अगर आपकी होंगी फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आप जो भी क्वेरीज आपकी आती हैं ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है, उस सारी प्रोसेस को हम काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम संकेत जैन है। आई एम द फैकल्टी फॉर एथिक्स एंड फॉर साइकोलॉजी ऑप्शनल। काफ़ी टाइम से मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ बच्चों को। आप और डिटेल देख भी सकते हैं वेबसाइट पे या गूगल पे जाकर। काफ़ी बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो मेरे गाइडेंस के द्वारा जिन्होंने मेरी मेंटरशिप ली और उनका सिलेक्शन भी हुआ इस एग्ज़ाम में। तो उनके साथ भी मैंने ये प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो किया था कि क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑप्शनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि ऑप्शनल एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल एग्जाम। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यूपीएससी की बात करें, तो मेंस की अगर हम बात करें, आपके पास जीएस के 4 सब्जेक्ट, जीएस के आपके पास 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आपका एसए आ जाता है और फिर आपको ऑप्शनल। ऑप्शनल के आपके पास 2 पेपर। ठीक है। अब अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो 2 पेपर यानी कि 500 मार्क्स का आपका ये एग्जाम बनता है, 500 मार्क्स। अब अगर आपने कुछ प्रीवियस ईयर टॉपर्स की मार्कशीट देखी हो या आपने अगर थोड़ा बहुत एनालाइज किया हो, तो ऑप्शनल ही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मोर देन 50% मार्क्स लेके आ सकते हैं डिसेंट तैयारी के साथ में। और वहीं अगर आपकी तैयारी काफी अच्छी है तो 50% से ज्यादा भी काफी मार्क्स आप इसके अंदर लेके आ सकते हैं। अगर हम बिल्कुल सेफ बाउंड्री पर बात करें, तो अगर आपकी डिसेंट तैयारी है तो यानी कि 50% मार्क्स आप इसके अंदर आराम से लेके आ सकते हैं। इसका मतलब 260 टू 270 मार्क्स। ठीक है, डिसेंट तैयारी के साथ ऑप्शनल के अंदर। लेकिन वही अगर हम जीएस की बात करें, जीएस के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप कुछ मार्कशीट को एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर टॉपर की मार्कशीट देखें, तो काफी मेहनत करने के बाद भी आप देखेंगे 250 में से 110, 115, 105 यहां पर हाईएस्ट मार्क्स रह जाते हैं बच्चों के। और आप देखेंगे GS1, GS2, GS3, अगर GS4 को मैं हटा दूं, 1, 2, 3 में आप देखेंगे काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, काफी एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी वो लाइन 100 के पार क्रॉस होगी। यानी कि फिर भी 50% नहीं आ रहे। अगर हम जीएस की बात करें तो यहाँ पर 250 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और वहां पर भी आपके मार्क्स आएंगे कितने, करीब 105, 110। ठीक है। 100 नंबर 95 यहाँ पर जो है टॉपर्स की जो गाड़ी है वो घूमती रहती है। लेकिन भाई अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो आप यहाँ पर 500 में से 250, 260, 270 मार्क्स डिसेंट तैयारी के साथ लेके आने वाले हैं। और वहीं अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर लें ऑप्शनल के अंदर, तो यही लाइन, यही जो गाड़ी होती है वो 290 और 300 के बीच में भी घूम सकती है। अगर मार्क्स आपके 290, 300 के अंदर आ जाते हैं और जीएस में अगर आपने डिसेंट परफॉर्मेंस किया है, तो डेफिनेटली आपकी जो रैंक होगी वो डबल डिजिट में या सिंगल डिजिट में आ सकती है। तो उसका मतलब ऑप्शनल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, इन योर कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन। जो भी आपकी प्रिपरेशन रहती है यूपीएससी की, आप तैयारी करते हैं, उसमें ऑप्शनल का रोल हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको सही तरीके से ऑप्ट करना और सही तरीके से इसकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आप कोई भी ऑप्शनल को ऑप्ट करोगे, कैसे हम डिसाइड करें कि हमें कौन सा ऑप्शनल लेना है। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे कि पुराना कुछ ट्रेंड चलता आ रहा है, किसी टॉपर ने इस सब्जेक्ट को लिया था तो मैं भी यही ले लेता हूं, या फिर किसी मेरे दोस्त ने ऐसा कुछ लिया था तो मैं इसको ऑप्ट कर लेता हूं। तो हमें इन चीजों से बचना है। अगर प्रैक्टिकल हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है किसी भी ऑप्शनल को सिलेक्ट करने से पहले, वो फैक्टर होता है आपका इंटरेस्ट। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑप्शनल को ऑप्ट करने से पहले आपका इंटरेस्ट उस ऑप्शनल में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटरेस्ट आता है सोसाइटी में, आपने ले लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, काम खराब हो जाएगा। काम खराब क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस ऑप्शन के अंदर। जब तक इंटरेस्ट होगा नहीं, आप उसको डेप्थ में पढ़ोगे कैसे? क्योंकि अगर हम यूपीएससी की साइकिल की बात करें, तो यूपीएससी की साइकिल एग्जाम जर्नी ऐसी नहीं है
कि आपका एग्जाम 2 या 3 महीने में हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा, तो आप फिर से उसकी तैयारी करोगे। तो अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चलें तो पूरे साल या 2 साल आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब साल 2 साल अगर आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ पाओगे जब तक आपका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर। अब कैसे समझ में आए कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के अंदर है? तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच, यूपीएससी ने ऑलरेडी एक लिस्ट दे रखी है ऑप्शनल की, दिस अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल। आप उस लिस्ट में से 4 से 5 सब्जेक्ट जो होते हैं आप देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देख लिया सोशलॉजी, आपने देख लिया साइकोलॉजी, आपने देख लिया पॉलिटिकल साइंस, आपने देख लिया एंथ्रोपोलॉजी। ऐसे करके आपने 4 ऑप्शन देखे कि इन चारों को देखकर मुझे ना फील गुड वाली फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। अंदर क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 22 ऑप्शनल 20-22 जो ऑप्शनल हमने लिस्ट कर रखे हैं यूपीएससी ने, उसमें से ये 4-5 सब्जेक्ट को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब कि मैं इनके बारे में पढ़ूंगा ना तो मुझे मजा आएगा। ठीक है, किनके बारे में पढ़ूंगा? मैं अगर सोसाइटी को पढ़ूंगा, मैं साइकोलॉजी को पढ़ूंगा, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ूंगा, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ूंगा, तो मुझे मजा आएगा। अब आपने देख लिया कि भाई ये 4 सब्जेक्ट हैं जो मेरे इंटरेस्ट की लाइन में आते हैं, लेकिन 4 तो ले नहीं सकते, 4 में से भी आपको एक लेना है। अब एक लेने के लिए क्या करोगे? आप इन चारों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी आपने उठाई, आराम से अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वेबसाइट पे डालोगे आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। आपने एनसीईआरटी उठाई, आपने अपने इंटरेस्ट से कोई सा भी एक चैप्टर पढ़ा। मान लीजिए आपने साइकोलॉजी उठाई एनसीईआरटी 11th की, और आपने उसमें से एक चैप्टर आया कि हम किसी चीज को याद कैसे रखते हैं, मेमोराइज कैसे होती है कोई चीज, या फिर हम मोटिवेट कैसे होते हैं, हमें टेंशन क्यों आती है, ऐसे कोई चैप्टर वहां पर काफी सारे हैं। आपने उठाया, पढ़ के शुरू कर दिया। पढ़ के आपको लगा कि यार ये तो मुझे और समझना है। पढ़ के आपको लगा कि मेमोरी को हम बेटर ऐसे कर सकते हैं, मेमोरी को हम फॉरगेटिंग में ऐसे कर सकते हैं, हम इसलिए चीज भूल जाते हैं, हम इसलिए चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। फिर आपने देखा कि मुझे और पढ़ना है इसके बारे में, आपका इंटरेस्ट और जागा, आपकी क्यूरियोसिटी और जागी। फिर आप देखोगे कि इसके रिसोर्सेस अवेलेबल हैं या नहीं। समझ में आ गया रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उस तरीके से आपको समझ में आ गया कि मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के अंदर है, मैं इसको ऑप्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है ऑप्शनल को ऑप्ट करने की। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हुआ, हमेशा याद रखना, किसी भी ऑप्शनल को ऑप्ट करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसमें आपका इंटरेस्ट। इससे बड़ा फैक्टर कोई सा भी नहीं है। हम और भी फैक्टर की बात करेंगे, लेकिन इट इज द टॉप मोस्ट प्राइमरी फैक्टर बिफोर चूजिंग एनी काइंड ऑफ ऑप्शनल। अब अगर हम इसी की हम बात करें, देखिए एक चीज और निकल के आती है कि ऐसा कोई ऑप्शनल है क्या जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। टाइम सेव यानी कि ऐसा कोई ऑप्शनल भी है जिसमें हम तैयारी करें तो हमारी जीएस की थोड़ी बहुत तैयारी भी हो जाए। तो अब हम दूसरी बात ये करेंगे कि कौन से ऑप्शनल ऐसे हमारे पास में हैं विद ओवरलैप विद जीएस। क्योंकि देखो, स्मार्ट वर्क करना है, समय भी बचाना है, स्मार्ट वर्क करना है, समय बचाना है, साथ साथ में 2 काम हो जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? ऑप्शनल पढ़ा, जीएस का कोई पोर्शन भी हो गया तो अच्छी बात है। ऑप्शनल पढ़ा, जीएस 2 का कोई पोर्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। जीएस 4 हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट करें जिससे हमारी जीएस की प्रिपरेशन भी हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, मेरी एक बात ध्यान देना, ये सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर क्या है? प्राइमरी फैक्टर यही है कि आपका उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। दिस इज द प्राइमरी फैक्टर। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होगा वो आपका है प्राइमरी फैक्टर। उसके बाद आप देखेंगे कि ओवरलैप वाला काम होता है या नहीं होता। ठीक है, ओके, तो प्राइमरी ये हो गया। फिर आपने देखा ओवरलैप टीच करती है या नहीं करती इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है ना, तो ओवरलैप देखने के लिए आप कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ओवरलैप करने के लिए आप सबसे पहले आपको जीएस का सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा कि जीएस 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, तो आप कैसे ओवरलैप वाला पार्ट देखोगे ऑप्शन के साथ में। तो आपने सबसे पहले सिलेबस देखा कि भाई जीएस 1 के अंदर अपनी हिस्ट्री आ जाती है, जीएस 2 के अंदर पॉलिटी आ गया, गवर्नेंस आ गया, 3 के अंदर इकोनॉमी आ गया, 4th के अंदर एथिक्स आ गया, इंटीग्रिटी आ गया। ये जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 के सिलेबस हो गए, पहली स्टेप। उसके बाद आपने देखा कि कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिनके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शनल है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर वही टॉपिक हैं जो आपको जीएस 2 के अंदर मिलेंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आपने देखा पब एड के अंदर कुछ सब्जेक्ट हैं
जिसके अंदर आपको वही टॉपिक मिलेंगे जो गवर्नेंस में है, जीएस फॉर एथिक्स में भी मिलेगा आपको, एथिकल इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सोशियोलॉजी में आपने देखा सोसाइटी GS1 जो अभी हमने बात की, सोसाइटी में दिख गया आपको, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें ही आपने देखा एंथ्रोपोलॉजी GS1 अगेन सोसाइटी मिल गई आपको थोड़ी बहुत, ह्यूमन डेवलपमेंट GS3 का पार्ट मिल गया, इकोनॉमिक्स अगेन GS3 इकोनॉमिक मिल गई। ऐसे आपने देखा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपने देखा कि साइकोलॉजी के अंदर थोड़ी बहुत बात होती है किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में लोगों का ऐसा एटीट्यूड क्यों है। साइकोलॉजी के अंदर बात होती है कि हमारे इमोशन ऐसे क्यों होते हैं, हम ऐसा क्यों परफॉर्म करते हैं। तो हमें साइकोलॉजी पढ़ने के बाद GS1 सोसाइटी का ओवरलैप पार्ट मिल गया, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो GS4 के अंदर है वो भी मिल गया। इंटरव्यू में भी हमारी हेल्प हो गई, क्योंकि जनरली बोर्ड के अंदर साइकोलॉजिस्ट स्ट्रीम के कुछ लोग मिल जाते हैं, वो सवाल पूछ लेते हैं ऐसे, तो हमारी पर्सनैलिटी बेटर हो जाती है सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। तो ये हमको मिल गए कि कुछ ऑप्शनल हैं, ये और भी हो सकते हैं। ये मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिया है आपके लिए कि आपको समझ में आ गया कि हमारे पास ये कुछ ऑप्शनल हैं विच ओवरलैप विद द टॉपिक्स ऑफ जीएस। अब आपको स्टेप 2 समझ में आ गई, मैच ऑप्शनल सब्जेक्ट विद जीएस सिलेबस, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने जीएस का सिलेबस देखा, दूसरी स्टेप में आपने ओवरलैपिंग ऑप्शनल देखे। अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि चलो ठीक है कि मैं सोशियोलॉजी देता हूं या फिर मैं साइकोलॉजी देता हूं, ये फाइनल हो गया। तो पहला स्टेप क्या होगा, इंटरेस्ट, दूसरा स्टेप ओवरलैपिंग, जीएस के साथ क्या क्या हो रहा है समझ में आ गया, सोशियोलॉजी हो रहा है और साइकोलॉजी हो रहा है, ये दोनों टॉपिक मेरे इंटरेस्ट के भी हैं और ये दोनों टॉपिक ओवरलैप भी हो रहे हैं जीएस के साथ में, तो मेरा टाइम भी बचेगा, स्मार्ट वर्क भी हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे अगली स्टेप पर, तो आप ध्यान देना, ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, काफी लॉजिकल एनालिसिस है हर एक चीज का। अब अगली स्टेप में आप क्या करोगे, अगली स्टेप में आप देखोगे रिसोर्सेस, कि भाई मैंने सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन मैं पढ़ूंगा कहां से, इतनी नॉलेज इतनी डेप्थ कहीं पर है या नहीं, वेदर इनफ स्टैंडर्ड बुक्स एंड नोट्स आर अवेलेबल फॉर दिस और नॉट, ठीक है। तो आप रिसोर्सेज को एनालाइज करेंगे, वेदर टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप इज अवेलेबल और नॉट, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कैसे करोगे, मेंटोर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं, ऑप्शनल स्पेसिफिक टॉपर्स कॉपी है या नहीं, आपके पास स्टैंडर्ड कुछ कॉपीज हैं जिनको देखकर आप डिसाइड कर सको कि मुझे ये ऑप्शन लेना है, क्या इनफ टेस्ट सीरीज मार्केट के अंदर है, इनफ मेंटोर मार्केट के अंदर है जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि ऑप्शनल में आपको साल भर तैयारी करनी है। अब पूरे साल भर तैयारी करोगे तो आपके पास इनफ सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, इंडियन इंडियन ऑथर्स की किताबें, वेस्टर्न ऑथर्स की किताबें, और क्या आंसर राइटिंग गाइडेंस है या नहीं, बिना आंसर राइटिंग के काम कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई स्टेप नंबर 3, ओके। अब नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 4 आएगी, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में आप ये देखोगे कि ये टॉपिक मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जैसे साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए आपने साइकोलॉजी में आपने देख लिया कि भैया सब कुछ है, जीएस के साथ ओवरलैप भी है, इसके अलावा रिसोर्सेज भी है, मेंटोरशिप भी है, आंसर राइटिंग गाइडेंस भी है। अब मैं पीवाईक्यू देखूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाएंगे। तो आप देखोगे कि क्या ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, मैं कर पा रहा हूं, एनालाइज कर पा रहा हूं, डू यू फील कॉन्फिडेंट इवन बिफोर प्रिपरेशन, देखने के बाद, माइंड में देखने के बाद कोई आपने क्वेश्चन देखा कि थोड़ा बहुत लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है, ये आप चेक करेंगे। नाउ दिस इज योर फाइनल स्टेप, अगर आपको इस स्टेप में जाकर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो यू कैन गो फॉर इट, आप इसके साथ जा सकते हैं। तो अगर इन ब्रीफ इन नटशेल हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या क्या स्टेप निकल के आ गई, हमारे पास स्टेप निकल के आई, सबसे पहला आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरेस्ट के बाद आज के टाइम पर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि जीएस के साथ कुछ हमारे पास रिलेवेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि स्मार्ट वर्क का टाइम आ गया है, टाइम बचाना है आपको, ठीक है ना। हालांकि जो ओवरलैप वाला जो क्राइटेरिया है वो सोल क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे ऑप्शन लेते हैं जिनका बिल्कुल लेना देना नहीं होता जीएस के साथ में, लेकिन फिर भी वो उसमें बहुत हाई स्कोर कर जाते हैं, लेकिन उन बच्चों का उन्होंने कहीं पढ़ा होता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो उनका स्ट्रांग है तो उन्होंने ले लिया, जीएस के साथ कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर कर लिया। लेकिन जनरली जो ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, उनको अगर ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ और रहा हो, लेना कुछ और है, तो आप इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया इंटरेस्ट, दूसरा आपने देखा ओवरलैपिंग सब्जेक्ट, जीएस के सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सा ओवरलैप कर रहा है, ऑप्शनल। उसके बाद आपने देखा कि इनफ रिसोर्सेस है या नहीं, आर रिसोर्सेज अवेलेबल और नॉट, रिसोर्सेज आप देखेंगे, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग गाइडेंस, और चौथी स्टेप में आप देखेंगे पीवाईक्यू।
ठीक है, ये सबसे श्योर एंड शॉर्ट तरीका है ऐसा कोई भी ऑप्शनल ऑप्ट करने का जो ओवरलैप करता है जीएस के साथ में। ठीक है, अगर आप इस 4-5 स्टेप को फॉलो करेंगे और फाइनली स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसेस को फॉलो किया और फाइनली आपको पीवाईक्यू को देखकर अच्छा फील आ रहा है, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट आफ्टर सीइंग द पीवाईक्यू, देन यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल। आप उस ऑप्शनल को ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। आगे इसमें एक प्रोसेस और देखेंगे, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। अगला आप स्टेप देखेंगे, जैसे एक ऑप्शनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें एज एन एग्जांपल, मान लीजिए साइकोलॉजी की आपने बात की, आपने कुछ एनसीईआरटी पढ़ी और आपको थोड़ा बहुत उसमें लगा कि हाँ ठीक है, इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो पहली स्टेप क्या हो गई? इंटरेस्ट, यही हमने बात की थी। तो पहली स्टेप हमारा इंटरेस्ट। आपको लगा कि मुझे मेमोरी के बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है कि मैं समझूं कि लोगों का एटीट्यूड चेंज क्यों होता है, समझूं कि लोगों के अंदर स्ट्रेस क्यों आता है, स्ट्रेस आता है तो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं वो लोग, वो कभी गुस्सा क्यों हो जाते हैं, कभी दुखी क्यों हो जाते हैं, डिप्रेशन क्यों होता है, प्रेशर आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, लोगों को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, सोसाइटी के अंदर इतने भेदभाव क्यों हैं, सोसाइटी के अंदर इतने डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, सोसाइटी ऐसे क्यों काम करती है, इन सब चीज़ों को समझने की आपकी इच्छा है, आपकी जिज्ञासा है, ये आपका हो गया इंटरेस्ट। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जीएस ओवरलैप। तो आपने देखा कि क्या ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑप्शनल ओवरलैप करता है किसी और एग्जाम के साथ में, किसी और पेपर के साथ में। तो आपने देखा यस डेफिनेटली इट इज ओवरलैपिंग विद दीज टॉपिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ओवरलैप कर रहा है हमारा एथिक्स के साथ में। ठीक है, जो हमारा पेपर 4 एथिक्स हो गया उसके साथ में ओवरलैप कर रहा है। आपने देखा जीएस पेपर 1 सोसाइटी के साथ में ओवरलैप कर रहा है। पेपर 4 की बात हम करें तो एटलीस्ट 40% सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 4 कंप्लीटली ओवरलैप विद साइकोलॉजी ऑप्शनल। इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों में आता है, एटीट्यूड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट दोनों में आता है। ठीक है, इसके अलावा केस स्टडीज के काफी सारे कंसेप्ट दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में रोल ऑफ विमेन दोनों में पढ़ेंगे। काफी सारे सोसाइटल इश्यूज जो होते हैं, सोसाइटी क्यों आपस में डिस्क्रिमिनेट करती है, दोनों में आप पढ़ेंगे। ऐसे ही जीएस पेपर 2 में भी है और जीएस पेपर 3 में भी है। कैसे है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप एक टेबल आप देख पाएंगे, तो इस टेबल के अंदर ओवरलैपिंग जीएस टॉपिक्स देखिए एथिक्स के साथ में। पहले एथिक्स जनरली आप देखेंगे, मैंने काफी सारे टॉपर्स को देखा है, उनकी कॉपीज देखी हैं, काफी सारे मेरे बच्चे भी रहे हैं ऐसे जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल में। आप देख सकते हैं गूगल पर जाकर, नेट पर जाकर, उन बच्चों के ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे आए और देखा यह गया कि उनके एथिक्स में ही मार्क्स अच्छे आए। जैसे इस साल काफी बच्चों के 260 270 मार्क्स आए और ऑप्शन में 120 121 125 मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि ओवरलैप है, तो उनको दो डबल एडवांटेज मिल गया। साइकोलॉजी पढ़ी और उसका एग्जाम्पल उसका उनका सेम रिटर्न उनको जीएस पे जाके मिल गया। जैसे साइकोलॉजी का एक टॉपिक होता है मोरल डेवलपमेंट, ये डायरेक्टली ओवरलैप करता है एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस से, मोरल थिंकर्स से। एटीट्यूड डायरेक्टली ओवरलैप करेगा फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस काफी डेप्थ में पढ़ा जाता है साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में पढ़ा जाएगा। महात्मा गांधी अच्छे लीडर क्यों थे, क्यों ऐसा है कि महात्मा गांधी कुछ बोलते थे और लोग उनके पीछे चल जाते थे, क्यों ऐसा है कि अमिताभ बच्चन बोलता है 2 बूंद जिंदगी की और पोलियो एरेडिकेट फ्रॉम द सोसाइटी, क्यों ऐसा है कि अमिताभ बच्चन की आवाज को हमेशा यूज किया जाता है। देखेंगे कोविड के टाइम पर या अभी भी आप देखोगे फोन लगाते हो तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि भैया साइबर फ्रॉड से दूर रहो, ऐसा करो वैसा करो। क्यों उनकी बातें हमें इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं? ऐसा क्या है उनके अंदर, क्या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, क्यों लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? क्यों शाहरुख खान कुछ करता है तो लोग करना शुरू कर देते हैं, अक्षय कुमार कुछ करता है तो लोग करना शुरू कर देते हैं? वाई पीपल ब्लाइंडली फॉलो देम। ये सब चीजें आप देखेंगी लीडरशिप ट्रेट के अंदर, डायरेक्टली ओवरलैप विद जीएस। ठीक है, जीएस पेपर 4। इसी तरीके से आप देखेंगे जीएस पेपर में सोसाइटी के अंदर हमारे एटीट्यूड ऐसे हैं तो क्यों है, आप क्यों आईपीएल को पसंद करते हो, आपको करप्शन से इतनी दिक्कत क्यों नहीं है, सोसाइटी के अंदर लोग इतने दूर दूर क्यों हैं, सोसाइटी चेंज कैसे हो रही है, डिसएडवांटेज लोग एससी एसटी के जो लोग हैं, एससी एसटी या माइनॉरिटीज जो हैं, उनकी उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनके वेलफेयर के बारे में हम बात क्यों नहीं करते। ठीक है, पॉवर्टी क्यों है, डेप्रीवेशन क्यों है, इन सब चीजों के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से पेपर 1 सोसाइटी के अंदर भी चीज मेंशन हो रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे जीएस पेपर 2। पेपर 2 के अंदर भी हम डेप्राइव्ड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पढ़ते हैं। तो हेल्थ में हम बात करेंगे इंडिया के अंदर मेंटल हेल्थ का स्टेटस क्या है, वाई डिस्पाइट ऑफ सो मेनी केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इंडिया का हेल्थ बजट बहुत कम है।
करीब 900 करोड़ रुपए इंडिया का हेल्थ बजट है मेंटल हेल्थ को लेकर। सिर्फ एक या दो इंस्टीट्यूट ही हैं जो मेंटल हेल्थ को लेकर बात करती हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा क्यों है? क्यों हम आज भी थेरेपीज को एक स्टिग्मा समझते हैं? इनके बारे में हम बात करेंगे। पेपर 2 में भी होता है इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन। पेपर 2 में आपका सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, एनजीओ, ये सब आएगा। साइकोलॉजी के अंदर भी आता है कि एनजीओ का क्या रोल होता है लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो इस तरह से जीएस पेपर 2 में भी आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, और जीएस पेपर 3 में भी आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। जैसे पेपर 3 के अंदर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट डिग्रेड क्यों हो रहा है। और यहाँ पर भी हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी जगह पर बहुत ज्यादा शोर आता है तो उस शोर का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ पॉल्यूशन क्या होती है, नॉइस क्या होता है ना। तो ये सब चीजें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे आप देखेंगे काफी सारे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसे में भी आपको इसका रिलेवेंस देखने को मिलेगा। जैसे ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जनरली आपको मल्टीपल डायमेंशंस लिखनी होती हैं। ठीक है, मुझे बस 5 से 10 मिनट दीजिए, फिर मैं आपके डाउट लेता हूँ। ऐसे में आपको मल्टीपल डायमेंशंस लिखनी होती है। जैसे कोई भी एक ऐसे आता है तो आप उसमें लिखते हैं सोसाइटल डायमेंशन, आप उसके लिखेंगे इकोनॉमिकल डायमेंशन, आप उसके लिखेंगे ज्योग्राफिकल डायमेंशन। इसी तरीके से ऐसे में आप एक डायमेंशन ऑन बना सकते हैं, साइकोलॉजिकल डायमेंशन। और साइकोलॉजी जैसे माइंडफुल कंजप्शन, अ स्माइल इज अ चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिगिटीज, इन सब के बारे में साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जा सकता है। तो आप अपने ऐसे को भी इनरिच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज। जैसे हो गई पर्सनैलिटी के मॉडल्स, कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सनैलिटीज, काफी सारी थ्योरीज ऐसी हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी साइकोलॉजी की हेल्प से ऐसे में भी बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। इसी में आप देखेंगे जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। जैसे कि सोसाइटी का क्वेश्चन आप देखिए, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ मिडिल क्लास विद द एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजप्शन। अब इस क्वेश्चन के अंदर एटीट्यूड की बात की गई है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बात की गई है कि टायर 2 सिटीज की ग्रोथ रिलेट टू राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस टू द कल्चर ऑफ कंजप्शन क्यों हो रही है, ऐसा क्यों निकल के आ रहा है। मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, लोगों का बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है टायर 2 सिटीज के अंदर मिडिल क्लास को लेकर। कंजम्पशन क्यों इतना बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है। लोग देखते हैं कि भाई ये भी कुछ खरीद रहा है तो मैं भी कुछ खरीद लेता हूं। तो सोशल लर्निंग, सोसाइटी को देख देख कर हम कुछ चीजों को सीख रहे हैं। हालांकि डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने पढ़े नहीं होंगे ये कंसेप्ट, लेकिन हम देख सकते हैं कि रिलेवेंस काफी सारा है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन सोसाइटी का है, ये आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू सोशल हार्मनी इन इंडिया। सोशल हार्मनी को लेकर इतने चैलेंजेस क्यों हैं, क्यों सोशल हार्मनी नहीं है इंडिया के अंदर, क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे तुरंत हम क्या करते हैं, ये मेरा ग्रुप है ये तेरा ग्रुप है, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो साइकोलॉजी हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों निकल के आता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम कैसे लोगों को मिला सकते हैं आपस में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट जब होता है तब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसी पॉलिसीज होती हैं, क्या ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम सोसाइटी में सारे लोगों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कम्युनिटी को एक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सरकार की एक स्कीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अपने अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो उससे क्या हुआ, इंटीग्रेट हुआ, सोसाइटी मिली आपस में। अलग अलग काफी सारी देखेंगे आप कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं अलग अलग रिलीजन को लेकर। ठीक है ना, तो ये तरीके होते हैं जिससे हम सोसाइटी के अंदर लोगों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनके बीच का जो कॉन्टेक्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे पेपर 4 में, पेपर 4 में आप देखेंगे काफी सारे व्हाई डू इंडिविजुअल्स बिहेव डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन। अब आप देखोगे एथिक्स का क्वेश्चन है कि व्हाई डू इंडिविजुअल्स बिहेव डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन। तो साइकोलॉजी बताएगी कि बिहेवियर कैसे देखा जाएगा आपका, और एथिक्स बताएगा कि आपका बिहेवियर को गाइड कैसे करना है। एथिक्स क्या होता है, दीज आर द गाइडिंग लाइट्स, और एथिक्स गाइडिंग बिहेवियर कैसे गाइड करेगा, और साइकोलॉजी समझाएगी कि उस बिहेवियर को आप समझ कैसे सकते हैं। बिकॉज साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ योर बिहेवियर। तो वो बताएगी क्यों इंडिविजुअल्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और उसकी हेल्प से आप एथिक्स का आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए जैसे कि एटीट्यूड, बिलीफ, इमोशंस, ये सब आप देखेंगे जीएस 4 के अंदर भी और साइकोलॉजी के अंदर भी। इसी तरीके से ये अलग अलग स्टडीज होती हैं कि क्यों लोग, किसी के हिटलर ने कुछ बोला और लोगों ने आप देखोगे जेनोसाइड कर दिया।
ठीक है, हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट जो हम बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? हिटलर के पास ऐसा क्या था? क्यों लोग परसुएड हो जाते हैं, क्यों लोग ओबीडियंट हो जाते हैं? आपने देखा होगा, कोई अगर ऑथोरिटी फिगर में है, अगर वो कुछ बोले तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं आंख बंद करके। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के द्वारा? ठीक है, परसुएड हो जाते हैं इनसे। तो ये भी हम दोनों सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप देखेंगे काफी सारी केस स्टडीज को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ रिक्रूटेड विया सोशल मीडिया बाय टेररिस्ट ग्रुप। अब ऐसा क्यों है? क्यों जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है? इसको हम समझाएंगे साइकोलॉजी की हेल्प से। क्या क्या बोलती है साइकोलॉजी? लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, उनके पास जॉब है नहीं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होके वो अपना एग्रेशन निकालते हैं, रिलीज करते हैं। कैसे? बाय गोइंग अगेंस्ट द कंट्री। इसके अलावा ग्रुप कंफर्मिटी होती है कि ये मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप के साथ में गलत हो रहा है तो मैं उनके साथ जुड़ूंगा और देश के अगेंस्ट जाके काम करूंगा। सोशल लर्निंग होती है कि मेरा जो ग्रुप का लीडर है वो ऐसा काम कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे काफी सारी केस स्टडीज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर साइकोलॉजिकल नॉलेज, अपनी साइकोलॉजिकल नॉलेज के द्वारा। ठीक है, ओके। तो साइकोलॉजी हमें बता दी, आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे सारी की सारी केस स्टडीज में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अगर ये आपको मैंने एक एग्जांपल बताया, अब ऐसा आप सब में करके देखिए। ठीक है, कोई भी आप ऑप्शन लेते हैं जैसे साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट हैज रिलेवेंस विथ एवरीथिंग 1 2 3 एंड 4। तो आपका टाइम सेव हो गया और इंटरेस्ट आपका है, इंटरेस्ट आपका प्राइमरी फैक्टर है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वहीं की वही बात खत्म। इंटरेस्ट आपका जनरेट हुआ, आपने देखा ओवरलैप, आपने पीवाईक्यू देखे, पीवाईक्यू देखने के बाद आपको फील गुड हुआ, आपको कॉन्फिडेंट फील हुआ और आपने इसको ऑप्ट कर लिया। अब ऐसे ही मान लो आप कोई और देखो, सोशियोलॉजी को देखो, आपका इंटरेस्ट है, फिर आपने ओवरलैप देखा सेम चीज, फिर आपने पीवाईक्यू देखे, आपको इंटरेस्ट आया, आपको फील गुड हुआ, आपने इसको ऑप्ट कर लिया। बस, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है इस चीज को। अब आप देखेंगे यूट्यूब पे 2 2 3 3 घंटे की वीडियो है, उन सबको आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको उस कंफ्यूजन से बचना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप एक बार मेरे से पूछिए, कोई भी डाउट है, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर ऑप्शनल जीएस को लेकर कोई भी आपको डाउट है आप कुछ ही पूछ सकते हैं, जीएस को लेकर, ऑप्शनल को लेकर, कोई भी जनरल डाउट है आपका, एनी ऑफ योर जनरल डाउट आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। सोशियोलॉजी का मैक्सिमम कितना ओवरलैप रहता है? सोशियोलॉजी का ओवरलैप जीएस 1 से रहता है, सोसाइटी से। ठीक है, तो जीएस 1 सोसाइटी में आप देखेंगे आपको काफी सोशियोलॉजी का ओवरलैप मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत आपको एथिक्स में ही मिलेगा और एसए के अंदर मिलेगा। ठीक है, राहिल, पीएसआई या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, देखिए तीनों तो बहुत ही, आप दो को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए ना। आप पीएसआई या सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, इनमें से भी दो पे आइए। पीयूष, पवेट का जो ओवरलैप है वो आपको जीएस 2 में देखने को मिलेगा, जीएस 2 में आप इसका ओवरलैप देख सकते हैं। अर्चना, आप टेस्ट सीरीज किसके लिए बात कर रहे हैं? साइकोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं, जीएस के लिए बात कर रहे हैं? और श्रेया, अर्चना, साइकोलॉजी को लेकर टेस्ट सीरीज हमारी 5 जून से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप बात कीजिए स्टडी आई क्यू आई एस में। ठीक है, तो वो शुरू होने वाली है 5 तारीख से। श्रेया, आप फाउंडेशन कोर्स जीएस की बात कर रहे हैं या साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं? साइकोलॉजी में देखिए लाइव क्लासेस रहेंगी, तो साइकोलॉजी में श्रेया लाइव क्लासेस रहेंगी, तो वहाँ पर आपका लाइव डाउट क्लियर होगा। उसके अलावा जूम सेशंस होंगे मेरे साथ में। ठीक है, तो वहाँ पर आपके सारे डाउट मैं ही क्लियर करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे रहेंगे डाउट सेशंस। आफ्टर एवरी चैप्टर तो देखो हो नहीं पाएंगे ना, तो फिर तो काफी चैप्टर है तो काफी जूम सेशन होंगे, लेकिन हम वीक में या 15 दिन में एक जूम सेशन रखेंगे फॉर डाउट क्लियरेंस। इसके अलावा मेंटोरशिप रहेगी आपकी, आप कोई भी डाउट होंगे तो पर्सनली मेरे से पूछ ही सकते हैं कभी भी टेलीग्राम आईडी पर। आशीष, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है जीएस के लिए, एनसीईआरटी फाउंडेशन होता है, तो एनसीईआरटी आप पढ़िए, आपको हेल्प मिलेगी। एंड छः ऑप्शनल को लेके देखिए, बुक जो आप साइकोलॉजी की बात करें तो अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फिर तो आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो पेपर 1 के लिए आपको बैरॉन पढ़नी है।
या सीसा दिल्ली। पेपर 2 के लिए आपको स्मारक स्वयं और ए के सिंह की सोशल साइकोलॉजी आती है। लेकिन अगर क्लासेस रहेंगी तो फिर तो कोई आवश्यकता है नहीं, नो रिक्वायरमेंट। आशीष, जीएस के लिए पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी आर इम्पोर्टेंट। सीधा पेपर 1 के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, बैरन और मिश्रा आती है, ग्रीश्वर मिश्रा, वो बुक आपको पढ़नी है। युग ज्योग्राफी और साइकोलॉजी में देखिए, वो अगर आपकी सोच थोड़ी साइंटिफिक है, ठीक है, तो दोनों ही ओवरलैप कर जाएंगे ज्योग्राफी और साइकोलॉजी में। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी पढ़िए आप ज्योग्राफी और साइकोलॉजी की। अ, अंतर मैं आपको बताऊं, ज्योग्राफी में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, साइकोलॉजी में वो कम होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि कहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा है, आप कंपेयर कीजिए बाय रीडिंग एनसीईआरटी, क्योंकि ये आपकी इंटरेस्ट की बात है ना, क्योंकि आपको दोनों पसंद आ रहे हैं, तो दोनों में इंटरेस्ट है आपका। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद देखो कि किस में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। शांति से बैठो एक जगह और फिर देखो कि किस सब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, और देन रेफर टू द पीवाईक्यू, जो स्टेप मैंने आपको बताई। दोनों ही ऑप्शनल अच्छे हैं, ठीक है, तो बेटर की हम बात नहीं कर सकते। ओके, डेफिनेटली अब साइकोलॉजी को लेकर मैं पढ़ाता हूं तो मुझे वो थोड़ा बेटर लगता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वहां पे ज़्यादा है। लेकिन अगेन आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। सीधा डायग्राम फ्लो चार्ट ये बनाने होते हैं थ्योरी के अलावा। पूरे आंसर में सिर्फ थ्योरी नहीं लिखनी होती, थ्योरी के साथ डायग्राम भी जाते हैं, ठीक है, और रिसर्च वगैरह भी लिखनी होती है ना। तो देखो, हर एक ऑप्शन में जब भी आंसर लिखना होता है ना, तो हमें ये मॉडल को फॉलो करना होता है। आप लिख सकते हैं, ये मॉडल फॉलो होता है, IRTES। ठीक है, IRTES, इसका मतलब पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस क्या करना है, आपको कीवर्ड इंट्रोड्यूस करना है, कीवर्ड जो भी इस क्वेश्चन के अंदर है। उसके बाद आपको एक रिसर्चर का पर्सपेक्टिव लिखना है, कोई भी रिसर्चर पर्सपेक्टिव उस चीज को लेकर। ठीक है, और उसकी फिर थ्योरी लिखनी है। ये 3 चीजें हो गई, ये हर एक आंसर के लिए है। एग्जाम्पल मेंशन करना है, इसे एग्जाम्पल। और आपको कोशिश करनी है कि आप उस आंसर के अंदर एक डायग्राम भी बनाए, स्कीमा। स्कीमा मतलब कोई भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको चूज करना है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके, तो अर्चना, अगर आप मीन्स लिख रहे हैं इस बार, तो 5 तारीख से शुरू होगी टेस्ट सीरीज। और श्रेया, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं फाउंडेशन, तो आप एक बार बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो पर्सनली अभी टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, @psychology/mentorship, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। सॉरी, अंडरस्कोप मेंटोरशिप। ठीक है, तो ये टेलीग्राम आईडी पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट और है अगर आपका साइकोलॉजी को लेकर या किसी और चीज को लेकर। युब, अगर आप 27 में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी से तैयारी कीजिए। ठीक है, 27 में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप तैयारी शुरू कीजिए। आप अपने सब्जेक्ट ऑप्शनल जो है या जीएस को लेकर एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, राहील, आप 28 में कर रहे हैं, तो पहले कॉलेज के साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी से पहले अपना बेस क्लियर करो। ठीक है, बेस क्लियर होने के बाद आप अपनी एडवांस स्ट्रेटेजी में जाओ। कीर्ति, आपका क्या क्वेश्चन है? कीजिए, देखो, सोशियो आंसर आप कैसे इनरिच कर सकते हैं, या आपको थोड़ा एक किसी एक मेंटोर या कोई टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर जहाँ पे आपने ली है, वहाँ पे एक बार बात कीजिए, वो आपको बेटर बता पाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैं हेल्प कर नहीं पाऊंगा आपकी। या टॉपर कॉपियाँ देखिए, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स है ना, उनकी कॉपियाँ देखिए आप एक बार, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके, किसी और के कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अदरवाइज इसको हम एंड करते हैं, है ना। सो वी विल एंड द सेशन इन फ्यू मिनट्स। बाकी मैंने आपको अपनी टेलीग्राम आईडी दी है।
आप वहां पर जाकर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।